किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, बल्कि ज़िंदगी में हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स वीर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मेरे पीछे देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तीसरा और सबसे फाइनल पार्ट होगा। आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इससे पहले 2 क्लासें आपको दी हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से तीसरी क्लास के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने आपको दी उसमें हमने सिर्फ ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं। फिर हमने बात करी थी कि वेवलेंथ किसकी कम किसकी ज़्यादा होती है। फिर हमने बात करी थी फ्रीक्वेंसी किसकी कम किसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने उनकी स्पीड की बात करी। उसके बाद हमने उनकी एनर्जी की बात करी। फिर कुछ 2-4 बातें हमने और करी। फिर मैंने आपको उनकी डिस्कवरियां लिखवाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है उनकी खोज जो है वो कौन कौन से साइंटिस्टों के द्वारा की गई थी। मैं एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे नाम फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हमने कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पढ़ी है। रेडियो तरंगे, सबसे पहले नंबर पे नाम आता है रेडियो वेव का। उसके बाद नाम आता है आपके माइक्रोवेव, जिसको कहते हैं सूक्ष्म तरंगे। तीसरा नाम आता है आपका इंफ्रारेड, हिंदी में नाम हमने दिया था अवरक्त तरंगे। उसके बाद नाम आता है 4 नंबर के ऊपर विजिबल रेज। इसके ऊपर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए भाई, दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणें। देखिए, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था कि आप मुझे बताएंगे कि दुनिया का वो कौन सा वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने विजिबल रेज की खोज करी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। मैंने फेसबुक पे जो अपना टाइम्स कोचिंग का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, उस पर भी पोस्ट किया था, उस पर भी बच्चों के कमेंट आए। तो उन्होंने इसका आंसर दिया न्यूटन। इवन बच्चों ने नहीं, आप जो भी किताब पढ़ेंगे, जितनी भी किताबों की आपने आज तक स्टडी करी होगी, पढ़ाई करी होगी, उसमें आपने विजिबल रेज या दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ही देखी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, विजिबल रेज कौन सी होती हैं, मेरे साथ बहस भी हुई 2-3 की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ये पढ़ा है, आप चाहे कुछ भी कहो। मैंने कहा कि भाई आप बड़े, मैं छोटा। विजिबल रेज कौन सी होती है? वो होती हैं जिनसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब एक बात बताओ, न्यूटन जो था ये 16वीं शताब्दी में आया, 16th सेंचुरी में आया है न्यूटन। उससे पहले क्या लाइट नहीं थी? उससे पहले क्या सूरज नहीं निकलता था? निकलता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी निकलता था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी निकलता था, हो सकता है महाभारत के समय भी निकलता हो, है ना। तो ये तब से है जब से यूनिवर्स है। हाँ, न्यूटन ने सिर्फ ये बताया था कि विजिबल जो रेज हैं ये 7 कलर से मिलके बनी है, यानी कि ये जब प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो 7 रंगों में डाइवर्ट हो जाएगी। न्यूटन भाई साहब ने सिर्फ ये बताया था कि इसके अंदर 7 कलर होते हैं, ना कि इसकी खोज करी। इसकी खोज किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की, मतलब ये तो सबसे पहले की है। 5 नंबर के ऊपर नाम आता है अल्ट्रावायलेट का, नाम है पैरा बैंगनी किरणें। ओके। 6 नंबर पे नाम आता है एक्स रेज का, एक्स किरणों का। और 7 नंबर पे नाम आता है गामा रेज का, गामा किरणें। देखो बच्चों, आज की ये जो क्लास रहेगी हमने बखूबी पढ़ लिया। इसके जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि इसमें ये होती हैं, हमें इनके नाम भी पता है। हमने ये भी देख लिया कि भाई इनका सीक्वेंस क्या है, इनकी सीरीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है कि मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो 7 टाइप की होती हैं। 7 की 7 आपके सामने लिखी हुई है। अब हमने इन 7 ही वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम क्यों दिया? क्या आपके जहन में सवाल नहीं आता? साउंड है, हमने साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहा? हमने इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहा? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में जब आती हैं तो इनका एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन ये है कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा पहले
कि इनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण हमने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया, हमने इनको वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा, क्यों? तो देखिए आज की क्लास में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बचेगा, टेक्निकल जो था वो हमने पहले पढ़ लिया, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, इनके टेम्परेचर के बारे में और इनकी इनकी एनर्जी के बारे में, इनकी स्पीड के बारे में, स्कैटरिंग भी हमने पढ़ी थी। आज हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि इन वेव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए पहले मैं आपको कुछ इनकी प्रॉपर्टियाँ लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, आई होप कि आपके हाथ में कलम, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ EMW। नोट्स साथ साथ बढ़ाते रहिए। इसमें मैं बार बार आपको ये बात क्यों कहता हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ इसमें नज़र नहीं आता मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप जब कम से कम 20-30 मिनट इस वीडियो के ऊपर ख़राब करें और जब आप इसको बंद करें तो आपके मन में तसल्ली हो कि हाँ आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है, मैंने एक नया क्वेश्चन सीखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो ये साथ की साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये साथ की साथ वेव जो है, इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम क्यों दिया? इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी ये है कि इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये किस में ट्रैवल कर सकती हैं? ये जो है ये भाई वैक्यूम में चल सकती हैं। पहली बात, चल सकती हैं मतलब ये हुआ कि इनको पानी की, इनको हवा की, इनको कांच की, इनको लोहे की, इनको एल्युमिनियम की, इनको शहद की, दूध की किसी की ज़रूरत नहीं होती। इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं। जिस तरीके से साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए उस तरीके से इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये वैक्यूम में चल सकती है, यानी कि इनके लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, इनके लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये उदासीन होती हैं भाई, उदासीन होती हैं। इसका मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं होता, तो ये बहुत कम अपने रास्ते से डाइवर्ट होती हैं, ये डाइवर्ट होती ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से आप इसको समझेंगे कि इनकी दो खास प्रॉपर्टियां हैं। कौन सी? पहली ये कि सर ये वैक्यूम में चल सकती हैं, इनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात, ये क्या होती हैं? ये न्यूट्रल होती हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी उदासीन होती हैं। और इसीलिए हमने ये 7 जो अभी अभी मैंने आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर लिखी थी, यही कारण है कि सिर्फ इन्हीं 7 को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। आज के कंटेंट में हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ये पढ़ना है कि इनका यूज़ कहाँ करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इनके यूज़ लिखवाता हूँ और सभी बच्चे नोट इनको साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियो वेव के बारे में। रेडियो तरंगे, नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाओ। बिना नोट्स के कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टीन के वंशज नहीं है आप लोग कि आपने एक बार पढ़ा और सब कुछ आपको याद हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए कोई भी चीज़ अगर हमें लंबे अरसे तक याद रखनी है तो उसको हमें पहले 5-4 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको रिमाइंड करना पड़ेगा, उसको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर एक बार आपको कंटेंट समझ में आ गया तो आपको लंबे समय तक याद रह सकता है। ठीक है, ये मैं बात नहीं कर रहा, देखिए हमें कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। और मैं चीख के आपसे क्यों कहता हूँ कि नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके ही फ़ायदे की बात है। अब नहीं तो 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद, साल के बाद पेपर ज़रूर देना पड़ेगा। बिना नौकरी के काम चल नहीं सकता, है ना। ये है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा विलम्ब है, अंधेर नहीं है, सिर्फ देर है। तो इनके साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके इस खाली समय का उपयोग भी हो जाएगा, है ना। तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए। देखिए सबसे पहला रेडियो वेव, सबसे पहला यूज़ तो यही हो गया, नाम में ही स्पष्ट है। सर इनका यूज हम करते हैं रेडियो में, जो हम FM चलाते हैं ना, FM चलाओ या जो भी हम चैनल चलाते हैं, रेडियो का बटन को थोड़ा सा रोटेट करोगे वो चैनल चेंज कर देगा। रेडियो वेव जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है किसके अंदर? रेडियो के अंदर। दूसरा आप लिखेंगे हमारे घरों के अंदर जो DTH लगी हैं, टीवी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, डायरेक्ट टू होम जिसको कहते हैं, डिश लगी हैं जो हमारे घरों के अंदर, उनके अंदर भी कौन सी वेव का यूज़ होता है? तो आंसर देना है सर उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं कौन सी वेव का? तो हम यूज़ करते हैं सर रेडियो वेव का। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आप लिखेंगे रेडियो वेव का यूज होता है रडार में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रडार की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी। RA से बनेगा रेडियो डिटेक्शन
एंड रेंजिंग, इधर लिख देता हूँ अगर वहाँ ना दिखे तो। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार की फुल फॉर्म यही होती है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि रडार किस काम आने वाली चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि रडार एक ऐसी चीज़ है सर जिससे हम एयर के अंदर यानी कि हवा के अंदर किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, हवा के अंदर किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं रडार का। और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि रडार की खोज किसने करी। ठीक है, आज आप बच्चे ये बताएंगे कि रडार जो है उसकी खोज कौन से साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। ये आज का होमवर्क है। तो रडार के अंदर अगर रडार में सुनो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए रडार की खोज, रडार के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ होती है, प्रीफ्रेंस देनी है रेडियो वेव को। अगर रेडियो वेव ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन जो चूज़ करेंगे वो करेंगे माइक्रोवेव, क्योंकि इनके अंदर माइक्रोवेव का भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर रेडियो वेव ऑप्शन में है दी बेस्ट है। अगर दोनों है, रेडियो वेव भी माइक्रोवेव भी, टिक करना है रेडियो वेव के ऊपर। रेडियो वेव नहीं है तो टिक करना है माइक्रोवेव के ऊपर। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तीसरा चौथा यूज़ लिखेंगे टॉय कार। खिलौने वाली जो कार होती है छोटे बच्चों की जो होती है, उनके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी हम सर यूज़ करते हैं रेडियो वेव का। क्यों? क्योंकि सर इनकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, मैं देख लेता हूँ एक बार सही सही आ रहा है नहीं बोर्ड पे कैमरे में। ओके ठीक है, थोड़े से बड़े लिखने की आवश्यकता है, चलिए ध्यान रखेंगे। तो रेडियो वेव जो है उनके ये यूज़ हैं। अगला चलिए, दूसरे नंबर के ऊपर नाम आता है आपके सामने माइक्रोवेव का। दूसरे नंबर पे लिखेंगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव की खोज किसने करी थी? जेसी बोस ने। चलिए, तो माइक्रोवेव का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर कौन सी वेव का इस्तेमाल किया जाता है? तो मोबाइल में यूज़ किया, इससे बड़े नहीं लिखे जाएंगे भाई मेरे से, क्योंकि फिर राइटिंग ख़राब हो जाएगी। मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी वेव का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर होगा हमारा सर हम उसके अंदर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वाईफाई। फुल फॉर्म लिख लो अगर लिखना हो तो किसी को। वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं, फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, या जिसको वाईफाई का नाम दिया जाता है। वाईफाई के अंदर भी कौन सी वेव का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर देना है आपको, इसके अंदर भी हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा लिखेंगे जो हमारे मोबाइल्स के ब्लूटूथ होते हैं, मोबाइल के ब्लूटूथ और स्पेस में छोड़े गए सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के अंदर भी कौन सी वेव का यूज करेंगे? तो आंसर आपको देना है कि सर उसके अंदर हम यूज़ करेंगे माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव के 4, और यहाँ पे इसके नीचे लिख लो रडार, क्योंकि रडार के बारे में मैंने आपको बता दिया। रडार में भी कभी कभी यूज़ की जाती है कौन सी वेव? माइक्रोवेव। इस रडार का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सुरक्षा के लिहाज से, जैसे जो एरोप्लेन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कि भाई कितनी फीट की ऊंचाई पे है, कहाँ है, क्या लोकेशन है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमान या चीन के या भाई बांग्लादेश के, भूटान के भारत की सीमा में घुसे, तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से लोकेट करी जाती हैं? कुछ मिसाइल तो ऐसी भी होती हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती, जैसे ब्रह्मोस है। ठीक है, चल खैर छोड़िए, उन बातों को बाद में देखेंगे। तो एयर के अंदर किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो रडार होती है। रडार के अंदर कौन सी वेव यूज होती है? प्रीफरेंस देनी है रेडियो वेव को। रेडियो वेव नहीं है तो ऑप्शन में क्या आंसर देंगे? माइक्रोवेव। और अगर दोनों है तो भी आंसर क्या देंगे? रेडियो वेव। तीसरे नंबर पे तीसरा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। थोड़ी सी मोबाइल की ब्राइटनेस तेज़ करके देख लेना भाई, मुझे लगता है कि कुछ शायद हल्का सा लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको भी मैं 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा इसको तेज़ करके देखेंगे। इंफ्रारेड के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है। देखिए,
अगर पूछे टीवी में कौन सी होती है, आंसर देना है रेडियो वेव। लेकिन अगर पूछ ले टीवी रिमोट में, टीवी के रिमोट में हम कौन सी वेव का यूज करते हैं, आंसर देना है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बारे में क्या बताया था, कौन सी होती हैं इंफ्रारेड वेव? वो वेव होती है सर जिन वेव, जो कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो अपने अंदर से कौन सी तरंगों को बाहर एमिट करती है, वो इंफ्रारेड को ही करती है। तो इंफ्रारेड जो वेव है वो वेव ऐसी वेव हैं जो टीवी के रिमोट में यूज होती हैं। दूसरी बात, नाइट विजन जो कैमरे होते हैं इनके अंदर यूज किया जाता है। नाइट विजन कैमरे जो होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। जो कैमरे नाइट विजन है, रात में भी अच्छी तस्वीर खींच लेते हैं आदमी की। तीसरी बात, नाइट विजन कैमरे के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे ये थर्मल इमेजिंग करने में भी काम आती हैं। और चौथी बात, ये फोग वगैरह में भी काम आती हैं। जब धुंध वगैरह लग जाती है तो वहाँ भी इनका यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड का। ठीक है, तो ये 4 मैंने आपको यूज़ इसके लिखवाए हैं। पहला टीवी रिमोट में, दूसरा नाइट विजन कैमरे में, तीसरा थर्मल इमेजिंग में और चौथा फोग में। ये चारों के चारों। ये टीवी रिमोट वाला राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है 2015। ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछे तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वो टीवी पूछ रहा है या टीवी रिमोट पूछ रहा है। अगर टीवी पूछ रहा होगा तो रेडियो वेव आंसर देना है, और टीवी का रिमोट पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, इंफ्रारेड आंसर देंगे। अगला चलिए, विजिबल लाइट। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट या रेज कह लो, दृश्य प्रकाश। देखो भाई, ये विजिबल जो रेज है, विजिबल जो लाइट है, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में पूछा भी था। तो आपको ध्यान रखना है कि विजिबल लाइट की मैंने पूछा था कि कौन से साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, तो इसकी खोज किसी ने नहीं करी। विजिबल लाइट धरती के ऊपर लोग तब से देख रहे हैं जब से मनुष्य का जन्म हुआ। अब मनुष्य का जन्म पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वर्षों पहले हुआ होगा। ठीक है, न्यूटन ने सिर्फ ये बताया था कि 7 रंगों से मिलकर बनी है। वस्तुओं को देखने में, पहला क्वेश्चन है वस्तुओं को देखने में हम कौन से प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा हमारा हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो कि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए बेहद ज़रूरी है कौन सी, विजिबल लाइट। क्यों? क्योंकि अगर विजिबल लाइट नहीं होगी तो पौधे अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस अगर पौधे नहीं कर पाएंगे तो प्रकृति का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, हम मरेंगे, तो कुछ नहीं बचेगा धरती के ऊपर। फोटोसिंथेसिस। तीसरा, विजिबल रेज के, अच्छा फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, वस्तुओं को देखने के काम आती है। तीसरा लिखेंगे, इनका इस्तेमाल किया जाता है सर लेज़र में। ये भी कई बार पूछ लेते हैं भाई सर, इनका इस्तेमाल लेज़र में भी किया जाता है। लेज़र एक मेडिकल थेरेपी होती है, लेज़र आँखों वगैरह का भी करवाते हैं, आपने सुना होगा। तो लेज़र के अंदर भी हम विजिबल लाइट का ही यूज़ करते हैं, विजिबल किरणों का ही प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एंड ऑफ रेडिएशन। इसकी फुल फॉर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। तो ये कई बार पूछी जाती है कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ इनका यूज़ मैंने आपको 3 जगह बताया है, वस्तुओं को देखने में, फोटोसिंथेसिस करने में और लेज़र करने में। चलिए इससे अगला चलिए, अल्ट्रा वायलेट। विजिबल रेज से नीचे 6 नंबर के ऊपर कौन सी है, सॉरी एक्स रेज, सॉरी विजिबल से नीचे है 5 नंबर पे अल्ट्रा वायलेट, ULT, इनको ही लिख देते हैं UV रेज। इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है RO में पानी को प्योर करने के लिए, पानी को प्योर यानी कि शुद्ध करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आंसर देना है अल्ट्रा वायलेट रेज का।
देखो जो हमारे घर में आरओ लगे होते हैं ना, उनके अंदर हम उसके अंदर पानी के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उनको मारने के लिए हम आरओ के अंदर, उसकी मशीनरी के अंदर आरओ में कौन सी रेज का यूज़ करेंगे? अल्ट्रावायलेट का। उसमें कुछ दवाई वगैरह थोड़ी मिलाते हैं, क्योंकि अगर दवाई मिलाते हैं उस पानी के अंदर, अगर वो दवाई से प्योरीफाई होता है तो उसकी स्मेल वगैरह कुछ तो आता ना हमें पानी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरओ के पानी को प्योर करने के लिए आरओ के अंदर किसी दवाई की नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता ली जाती। तीसरी बात लिखेंगे, ये यूज़ होती हैं, ये हमारे शरीर को काला करने में भी सहायक है, बॉडी टैनिंग हो जाती है इनसे। भाई गर्मी के समय में, अब गर्मियों का मौसम आ गया, हम हाफ स्लीव टी शर्ट पहनेंगे ना, तो देखना कि जो टी शर्ट होती है उसमें जहाँ तक स्लीव होगी उससे ऊपर का रंग ठीक होगा, लेकिन उससे का नीचे का सारे हाथ जो है काले हो जाते हैं। वो काले कौन सी चीज़ करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज करती है। तो शरीर को काला करने में, काला करने में के लिए भी यही जिम्मेदार है। तीसरी, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण, ये कोई बताने की बात नहीं है, ये तो आप सबको पता है कि शरीर के अंदर विटामिन डी का जो निर्माण है वो कौन सी रेज के थ्रू किया जाता है? तो क्या बताना है सर? विटामिन डी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ाती है। अच्छा, इनका यूज़ एक जगह और भी होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इनको हम फोरेंसिक लैब में भी यूज़ करते हैं भाई। फोरेंसिक जो लैब होती हैं जहाँ पे डीएनए वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, या जहाँ पे फेक और ट्रू डॉक्यूमेंट का पता लगाया जाता है, तो ध्यान रखना, फेक यानी कि जाली या झूठे, और ट्रू यानी कि सही डॉक्यूमेंट का पता लगाने में कौन सी रेज का इस्तेमाल करेंगे? आंसर राइट होगा अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इतने सारी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आरओ के पानी को प्योर करना है तो यूवी का। हमारे शरीर को काला कौन सी किरणें करती हैं? अल्ट्रावायलेट करती हैं। शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? अल्ट्रावायलेट से होता है। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट होती हैं 3 तरीके की। अल्ट्रावायलेट सी, बी, ए, मोस्ट डेंजरस, ऑलमोस्ट वेरी डेंजरस, लीस्ट डेंजरस, ये सारी की सारी एब्जॉर्व कर ली जाती हैं, ये भी कर ली जाती हैं 80%, लेकिन ये हमारे धरती तक पहुंचती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ही हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण हो पाता है। तो ये कुछ मात्रा में धरती के ऊपर आनी बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये बिल्कुल ही आनी बंद हो जाएंगी तो शरीर के अंदर विटामिन डी का जो निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। और विटामिन डी का निर्माण अगर नहीं हो पाएगा तो हमारा जो शरीर है, आप सब जानते हैं कि रिकेट्स या ऑस्टियो मलेशिया नाम की बीमारी का शिकार हो जाएगा। 6 नंबर के ऊपर लिखेंगे हम एक्सरेज। एक्सरेज 6 नंबर के ऊपर लिखो एक्सरेज। कहाँ यूज होता है? पहला यूज लिखो, इसका यूज करते हैं सर एक्सरे का हम रेडियोग्राफी में। एक्सरे का यूज कहाँ करते हैं? हम करते हैं सर रेडियोग्राफी, बोन इमेज। जब हमारे हड्डी वगैरह में चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा एक्सरे करता है ना। तो वो एक्सरे जो करता है, वो एक्सरे जो होता है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं रेडियोग्राफी। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, फिर वो एक वो निकाल के देगा, उस पर सिर्फ हमारी हड्डियाँ दिखेंगी, उससे वो हमारी सिर्फ बोन इमेज बनाएगा। इससे एक बात स्पष्ट है कि एक्सरे जो है वो हमारे शरीर के अंदर कौन से पार्ट को नहीं भेद सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वो हमारी बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बोन्स को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी तो फिर वो एक्सरे खाली आएगा, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, इसका यूज होता है रेडियोग्राफी में। दूसरा यूज करते हैं इसका हम सुरक्षा में। इट इज़ यूज्ड इन सेफ्टी, सुरक्षा में प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, आप लोग जब मेट्रो स्टेशन के ऊपर जब जाते हो कभी, या रेलवे स्टेशन के ऊपर, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जब आप जाते हो ना तो वो बीएसएफ के या वो सीआईएसएफ के जवान खड़े रहते हैं। वो जाएंगे, वो आप अपना बैग उसमें रखोगे, वो पहले आपको चेक करेंगे, फिर एक काले से बॉक्स में से, वो बॉक्सा होता है, उसके अंदर से आपका बैग गुजर के बाहर आएगा। उसके अंदर कौन सी रेज होती हैं? एक्सरे होती है। यानी कि सामान चेक करने में, या फिर आप कोमा लगा के लिखो बैग चेक करने में। अब की बार जब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपना बैग रखा है, जो उस बॉक्स के अंदर से होके आ रहा है आपके पास, उसके अंदर कौन सी रेज है? एक्सरे। ताकि वो क्या देख ले कि आपने बैग के अंदर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या ऐसा कोई संदिग्ध सामान तो नहीं रख रखा जिससे कि आम पब्लिक को दिक्कत हो जाए। तो
सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। तीसरा यूज आप लिखेंगे कि सर इनका यूज़ करते हैं हम बेशकीमती जो हीरे होते हैं या आभूषण होते हैं, बेशकीमती आभूषणों में दरारों का पता लगाने में हम कौन सी रेज का यूज करते हैं? हम करते हैं सर एक्सरे का। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो डायमंड होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो हीरे होते हैं, छोटे हीरे आपने देखा होगा ना, हीरे बड़े भी होते हैं लेकिन कीमती होते हैं छोटे हीरे। तो छोटे हीरे हैं, अगर उसके अंदर कोई दरार है तो उसको आप नॉर्मली ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कौन सी रेज का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम एक्सरे का यूज़ करेंगे। अगर हीरे में दरार है इसका मतलब वो बिल्कुल ख़त्म है, वो किसी काम का नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करने में हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। चौथा लिखो आप सीटी स्कैन करने में, इट इज़ यूज्ड इन सीटी स्कैन। कंप्यूटेंट टोमोग्राफी बोलते हैं भाई, ठीक है। कंप्यूटेंट भी बोल देते हैं, कंप्यूटराइज्ड भी बोल देते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख लेना। टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, ये पूरे शरीर का किया जाता है। सीटी स्कैन करवाने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि मेरे बॉडी के कौन से ऑर्गन में और क्या डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है, इसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, इनको करने में हम हेल्प लेते हैं किसकी? एक्सरेज की। और चौथी बात, आणविक संरचनाएं जो भी होती हैं उनका अध्ययन जब हम करेंगे, आणविक संरचनाओं का अध्ययन, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको मिटा के, आणविक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन्हीं का। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे डीएनए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए जैसी आणविक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए भी हम एक्सरेज का ही यूज़ करते हैं। तो ये इतने सारे यूज़ आपको एक्सरे के ध्यान रखने हैं। और सबसे लास्ट और एक ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचा है जिसका नाम है गामा, और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट। 7 नंबर के ऊपर सबसे लास्ट वाला लिखेंगे आप, गामा रेज। एक तो है ना, कई बार बच्चे इस गामा को देख करके और गलती कर देते हैं, पता है कैसे? पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं? ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बच्चे क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन तीनों रेज को कहीं ना कहीं एक साथ पढ़ा होता है रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में। ऐसा नहीं होता, अल्फा और बीटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जबकि गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने 2 मिनट पहले बताया था। क्यों सर? अरे तुम्हें पता है अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव, लेकिन गामा जो है वो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर काउंट करी जाएगी। अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव एलिमेंटों से निकलती हैं। वो क्या होता है वो हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कई बार बच्चे अल्फा बीटा और गामा को एक साथ समझ करके इस पे टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात और सावधानी बरतने के साथ साथ इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। 7 नंबर के ऊपर हमने लिखा गामा रेज। गामा रेज का पहला ही एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि सर इसका यूज हम करते हैं रेडियोथेरेपी में। इट इज़ यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। ये क्या होती है सर? है ना, रेडियोथेरेपी क्या होती है भाई? रेडियोथेरेपी सर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। रेडियोथेरेपी में हम कैंसर का इलाज, यानी कि एक ऐसी विधि, एक ऐसी थेरेपी जिसके अंदर हम कैंसर का इलाज करते हैं, उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारी थेरेपी होती है, कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी बहुत सारी होती है, वो पढ़ेंगे जब डिजीज़ का टॉपिक आएगा तब। लेकिन रेडियोथेरेपी में एक्सरेज का इस्तेमाल, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम कोबाल्ट 60, जो कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, उसके कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है उसका हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, गामा रेज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, ये पेट स्कैन में काम आती है। PET स्कैन, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट। अब आपने इसको कितना पढ़ा, किस नज़रिए से आप देखते हैं, आप पूरा पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, ये आप बताएंगे।
जिस बच्चे ने तीनों क्लासें पूरी ईमानदारी के साथ ली है, बीच में कोई बदतमीज़ी नहीं करी, जिसने सोचा कि चल यार छोड़ दे वो मूवी बची हुई वो देखते हैं, जिसने ऐसा नहीं किया, और जिसने पूरा ये लगभग तीनों क्लास या तीनों वीडियो मिला करके लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय जाएगा ये, तो जिसने तीनों क्लासें पूरी देखी हैं वो किसी भी इस दुनिया की किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से, किसी भी टॉपिक से खुद क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकता है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कमेंट बॉक्स खाली आप ही के लिए ही, कमेंट करो, पूछो, हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने इस टॉपिक में यहाँ पे आपको ये बात पढ़ाई है। ठीक है, तो भाई घर रहो, सुरक्षित रहो, बी सेफ एंड स्टे एट होम, क्योंकि रुकेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, अरे तभी बचेंगे। ये खाली समय है, यूज करो, ऐसा नहीं है। देखो मैं क्यों कहता हूँ बार बार इन चीज़ों को नोट करने के लिए, क्योंकि हम लोग आइंस्टीन के वंश के नहीं हैं। वो कुछ दुनिया के ऐसे महान लोग थे जिनका दिमाग इतना तेज़ चलता था कि वो एक बार किसी चीज़ को देख लेते थे तो उनको याद हो जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। यहाँ हम किसी चीज़ को अनेकों बार जब रट्टे मारते हैं तो वो सिर्फ एक बार के लिए हमें याद होती है, फिर हम वापस भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके एग्ज़ाम तो होंगे, ये स्पष्ट है। लॉकडाउन खुलेगा, घरों से बाहर निकलोगे, सामान्य ज़िंदगी के अंदर जब आप वापस आओगे तो एक अलग सा नूर, एक अलग सा निखार, एक अलग सा तेज आपके चेहरे के ऊपर होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ, और आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि हाँ, मैंने इस लॉकडाउन के अंदर जो मुझे टाइम मिला, जो मैं खाली समय मुझे मिला है, मैंने उसका यूज़ किया है, मैंने उसको ख़राब नहीं किया। छुट्टियों में मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, क्यों नहीं सीखते हो? ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपकी सीखने की प्रोसेस के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, उस दिन समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी का विस्तार भी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा और हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अगर हमें औरों से बेहतर बनना है तो सीखते रहना पड़ेगा लगातार, हमेशा के लिए। हाथ जोड़ करके इजाज़त लेता हूँ आपसे और विनती करता हूँ कि ये वीडियो जिसने पूरी देखी है, जो इस मोमेंट तक मेरे साथ पहुँच गया, वो इसको शेयर करे और भाई कमेंट भी करा करो और अपने सारे के सारे साथियों को शेयर कर दो, सारे तमाम साथियों को, अपने जितने भी सोशल मीडिया के इवेंट आप यूज़ करते हो सभी के ऊपर इसको पोस्ट करो और देखो फिर। चलिए, थैंक यू।